हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बीआरएस तक खत्म कर लिया था। आज से हम लोग रेक्टिफिकेशन चालू करेंगे। होपफुली आप लोगों ने कल का वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा और उसमें एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन चालू करते हैं। देखिए, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन भी बना है, व्हाट इज मीन बाय रेक्टिफिकेशन एंट्री, है ना? रेक्टिफिकेशन होता है हमारी किसी गलती को हम सुधारें। तो अगर मान लीजिए हमने जर्नल मेंटेन करते समय कोई गलत एंट्री कर ली थी, तो उसको हम कैसे सुधारें? अगर मान लीजिए मैंने गलती करी है तो उसको सुधारना है, इसी को तो गलती सुधारना कहते हैं हम लोग। तो जो काम नहीं किया उसको कर दो। अगर कोई हमने फिगर की कोई गलती कर दी है तो उस फिगर को सुधार दो। तो कहने का अर्थ ये है कि रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री में व्हेन एन एरर इज रेक्टिफाइड बाय पासिंग ए जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री करते समय अगर कोई एरर हो गया है, हमसे पास हो गया है, ठीक है, वन अकाउंट बीइंग डेबिटेड एंड द अदर अकाउंट बीइंग क्रेडिटेड इज, ठीक है, क्रेडिटेड क्रेडिटेड इज कॉल्ड एक रेक्टिफाई एंट्री। जो मैंने पहले गलत कर दिया था, जैसे राम अकाउंट डेबिट टू कैश, मेरे को राम को पेमेंट करना था, तो मेरे एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी राम अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन मैंने गलत कर दिया श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश तो दोनों जगह ही सही है। एक बार मैं आपको करके बता देती हूँ। इसको मैंने ऐसे लिया, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री। राइट हमारी होनी चाहिए थी राम डेबिट टू कैश, गलत हो गई राम की जगह श्याम डेबिट टू कैश। अब एक बात बताओ, ये दोनों कैश तो मेरा सही है, इसमें तो मेरे को कुछ सुधारने की जरूरत नहीं है। गलत क्या है? श्याम, श्याम को मैंने क्या किया? डेबिट, तो मैं क्या करूंगी? श्याम को अब क्रेडिट कर दूंगी। तो राम अकाउंट डेबिट टू श्याम, ये मेरी रेक्टिफाई एंट्री हो गई। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द सस्पेंस अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट कल मैंने आपको कहीं एक जगह बताया था कि, एक सेकेंड, सस्पेंस अकाउंट के बारे में कल मैंने आपको एक जगह बताया था कि अगर मान लीजिए हमने जब ट्रायल बैलेंस बनाया, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों मेरे इक्वल आने चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं आया। मान लीजिए यहाँ का बैलेंस 1 लाख है और यहाँ का मेरा 90,000 बैलेंस है, तो मैं यहाँ 10,000 रुपए लिखकर और इसको 1 लाख बनाकर और यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट खोल दूंगी। ठीक है, ये हमारा सस्पेंस अकाउंट। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय द सस्पेंस अकाउंट? कह रहा है कि सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है? व्हेन व्हेन ए ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, द डिफरेंस इज पुट टू ए न्यूली ओपन्ड अकाउंट नेम्ड सस्पेंस अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस इज दस मेड टू टैली, और इसके द्वारा हमारा ट्रायल बैलेंस जो है इक्वल हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, 90,000 और 1 लाख का डिफरेंस 10,000। जहां भी कम पड़ रहा है, डेबिट में कम पड़ रहा है तो डेबिट में 10,000 लिख दो, क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो क्रेडिट में लिख दो और उसके आगे सस्पेंस अकाउंट में लिख दो। इन केस द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड द क्रेडिट साइड, द डिफरेंस इज पुट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट, जो मैंने अभी आपको बताया। लाइकवाइज इफ द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड द डेबिट साइड, द डिफरेंस इज पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। ये हमारा सस्पेंस अकाउंट क्या होता है मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट के ऊपर। फाइनल अकाउंट क्या होता है? व्यापारी पूरे साल भर व्यापार में मेहनत करने के बाद में ये देखना चाहता है कि उसे व्यापार से कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए वो फाइनल अकाउंट बनाता है। फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट होते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट जिससे जीपी निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। एक हमारी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट से हम लोग अपने असेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में जानते हैं। ये तो हो गया हमारा फाइनल अकाउंट। अब बात करते हैं फाइनल अकाउंट में हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम से समझ में आ रहा है, वो खर्चा जो बाहर खड़ा हुआ है, हमें दिख रहा है, लेकिन अभी तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना पेमेंट हमारे को, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। देखिए, these are the expenses which have been incurred during the year but have not left unpaid on the date of preparing the final account. These are called the outstanding expenses। जो expenses, जैसे मैं रेंट पे रह रही हूँ साहब, है ना,
और रेंट पे अगर हम रह रहे हैं, तो मैं पूरा दिसंबर के महीने में मैं रेंट पे रह ली, लेकिन दिसंबर का किराया मैंने जनवरी तक नहीं दिया, तो दिसंबर के महीने में वो क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा। चलिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट वो पूछ रहा है आपसे, व्हाट एडजस्टमेंट इज मेड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस व्हाइल द प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। मैंने अक्सर आप लोगों को ये बात बता रखी है कि कौन-कौन से हम लोग क्या-क्या करेंगे इसमें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का वो पूछ रहा है तो 2 जगह होगा। एक तो आपका ट्रेडिंग एंड पी&एल में जहाँ का होगा वहाँ हो जाएगा और एक आपका बैलेंस शीट में होगा। फाइनल अकाउंट बनाया मैंने लिखा रेंट। रेंट ₹1000 पर मंथ, 12 महीने के 12,000 मैंने इधर दिए ₹10,000। अब ₹2000 किराया मेरा बाकी है, तो देना तो पड़ेगा ना, इसी फाइनेंशियल ईयर का है, तो ऐड 2000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब हो गए ₹12,000। और क्योंकि ये ₹2000 देने बाकी हैं, दिए नहीं है मैंने, तो ये मेरी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में मेरी लायबिलिटी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी वाले पोर्शन में 2000। ये हमारा तरीका है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को फाइनल अकाउंट में दिखाने का। ऑन द अदर हैंड, दे विल बी एडेड टू द concerned expenses on the debit side of the trading and P&L account, and on the other hand will shown be on the liability side of the balance sheet। मैं आपको बता चुकी हूँ ये बातें। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट, व्हाट आर प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब जो खर्चा मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया है। अब कौन सा खर्चा मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया? मान लीजिए अपन लोग मोबाइल को रिचार्ज करवाते हैं, तो मोबाइल को जैसे 3 महीने का रिचार्ज मैंने करवाया, तो पेमेंट मैंने पहले दिया और उसकी फैसिलिटी मैंने बाद में अवेल करी, उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इसको दीजिए, दीज आर द एक्सपेंसेस। हाँ जी, these are the expenses which have been paid paid in advance for the next period during the current period itself। In other words, benefits of such payment will be available in the next accounting period। जो खर्चा मैंने पहले कर दिया, लेकिन उस खर्चे का जो उपभोग है, मतलब फैसिलिटी है, वो मैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर में काम में लूंगी, उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट, गिव 2 एग्जांपल्स ऑन। हाँ जी, 1 सेकेंड, यस। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू क्या होता है? इनकम होती है। रेवेन्यू इनकम होती है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कमाने के लिए मैंने जो खर्चा किया है, तो उसके 2 एग्जांपल पूछ रहा है। अब परचेज ऑफ गुड्स, पहले मैं माल खरीदूंगी, तभी तो उसको जाके आगे मैं सेल्स करूंगी, तो इनकम जनरेट होएगी मेरी। तो इनकम को ही तो हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। तो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, तो सेल्स करूंगी, इनकम जनरेट होगी, उससे पहले मेरे को खरीदना पड़ेगा। दूसरा, मैं सैलरी दूंगी। अगर मैं सैलरी किसी को दे रही हूँ, तो उससे काम भी तो ले रही हूँ मैं अपना, और अगर काम ले रही हूँ तभी तो मैं इनकम जनरेट करूंगी। तो 2 हमारे ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट चैप्टर पे, एनपीओ पे। पहली बात तो हम ये बात करते हैं एनपीओ क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है भाई। नाम से समझ में आ रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 2 प्रकार के संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं। एक तो होता है इनकम जनरेट करने वाला, और एक होता है सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला। इनकम जनरेट करने वाला जो होता है वो हमारा बिजनेस कहलाता है, और जो इनकम जनरेट नहीं कर रहा, सिर्फ सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया एनपीओ के बारे में। अब वो कह रहा है व्हाट इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए लिखा है, इट इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन of persons whose sole aim is to provide service to the society or promotion of art, culture and sports etc. and not to earn profit। जिनका उद्देश्य कमाना नहीं होता, वो मेरा एनपीओ कहलाता है। नेक्स्ट, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल, हॉस्पिटल्स एंड ट्रेड यूनियन। देखिए, हॉस्पिटल्स का उद्देश्य कोई लाभ कमाना नहीं होता, जहां पर चैरिटेबल है। अगर किसी डॉक्टर ने एक हॉस्पिटल खोला है, तो वो उसका बिजनेस है। लेकिन अगर किसी 4-5 लोगों ने मिलकर ये कहा, यार हमारा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, हम सोसाइटी को
बेनिफिट दिलाने के लिए हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? चैरिटेबल हॉस्पिटल, जहाँ पर चैरिटी की जाती है और हॉस्पिटल को रन किया जाता है। तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। ऐसे ट्रेड यूनियन, जो यूनियन होते हैं, उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, उनको अपने कर्मचारियों को जो बिज़नेस है, जिसके वहाँ काम कर रहे हैं वो लोग, उनसे उस फर्म से बेनिफिट दिलाना होता है, उसको ट्रेड यूनियन कहा जाता है। नेक्स्ट वो कहता है गिव टू मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बात बताइए, एक संस्था अपन 4 जने मिलके चला रहे हैं। अब ये संस्था चला रहे हैं और हमारा उद्देश्य, हमने कहा यार नहीं, हमें ना प्रॉफिट अर्न नहीं करना है। तो फिर संस्था है, हम कुछ सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, सेवाएँ दे रहे हैं, तो फिर उसके लिए हमारे पास में पैसा तो होना चाहिए ना, खर्चा करने के लिए। तो वो कह रहा है टू मेन सोर्स बताओ आप इनकम के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। एक तो सब्सक्रिप्शन, जो चंदा आता है, और एक मेंबरशिप, जो हमने कहा कि हम 4 जने 100-100 रुपए मिलाकर और इस 400 रुपए से किसी को दान करके आएँगे। तो हमारा इनकम का जरिया क्या हो गया? एक तो हमारी मेंबरशिप और एक सब्सक्रिप्शन। एक सेकंड क्या है हमारा? मेंबरशिप फ्री या फिर एंट्रेंस फी। कोई नया मेंबर आया तो हमने उसका भैया तेरे को एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी, ठीक है ना? स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बोलता है कि कैरेक्टरिस्टिक बताओ एनपीओ के। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक, दीज ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड सर्विस टू सोसाइटी एंड देयर मेंबर्स। वो कह रहा है कि एक कैरेक्टरिस्टिक, पहचान क्या है एनपीओ की, कि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इनका उद्देश्य समाज को सेवा प्रदान करना होता है। दूसरा, मेन सोर्स ऑफ इनकम, पहचान बता रहा है ना, सब्सक्रिप्शन। जबकि बिजनेस में सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? कि सेल्स होती है, बिजनेस में सेल्स होती है या मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है ना? अब इधर क्या होती है? सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द मेंबर्स और एंट्रेंस फीस और डोनेशन, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज व्हाट इज मीन बाय द एंडोरमेंट फंड। वो कहता है एंडोरमेंट फंड क्या होता है भाई? एंडोरमेंट फंड एनपीओ का पार्ट है। इट इज ए फंड, ये एक ऐसा फंड है जो अराइज करता है फ्रॉम गिफ्ट, द इनकम ऑफ विच डिवोटेड फॉर ए स्पेशल पर्पस। वो कह रहा है कि एंडोरमेंट फंड क्या होता है? कि जो फंड मैंने इकट्ठा किया है, उसको फालतू ऐसे ही खर्चा नहीं करना, किसी पर्टिकुलर उद्देश्य से खर्चा करना है हमारे को। वो एंडोरमेंट हमारा फंड है। नेक्स्ट वो कहता है नेम एनी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक व्यापारी है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जबकि एनपीओ के हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो, इनकम तो आई है ना, चाहे सब्सक्रिप्शन से आई हो, चाहे हमारी एंट्रेंस फीस से आई हो, चाहे डोनेशन से आई हो, इनकम तो है ना। तो एक तो इनकम हो गया साहब। एक्सपेंडिचर, मैं सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करवा रही हूं, तो जैसे मान लीजिए हम लोग वो चलाते हैं, हम लोग है ना एनजीओ चलाते हैं। तो एनजीओ का मतलब क्या है? कि हमने गरीब बच्चों को कपड़े दिए, भोजन वितरित किया। तो भोजन वितरित करना हमारा एक्सपेंडिचर है ना। तो ये हो गया इनकम और एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। और फिर मिलान भी करना है कि मेरे पास में इतना धन था, आज इतना बचा हुआ है, या इतनी एसेट्स थी, इतनी लायबिलिटी है। तो उसने बोला दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक हमारी बैलेंस शीट, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं नेम द अकाउंट विच शोज द क्लासिफाइड समरी ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ कैश बुक इन एन। कह रहा है कि बिजनेसमैन जो होता है वो तो कैश का लेन देन करने के लिए कैश बुक बनाता है। तो एनपीओ क्या बनाता है? एनपीओ कैश बुक की जगह रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बनाता है, ठीक है? नेक्स्ट, गिव एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। कह रहा है कि जो कैश बुक है उसमें और रिसिप्शन पेमेंट में अंतर बताओ भैया। इन ए कैश बुक ऑल आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने कल बताया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्रमवार, क्रमवार तरीके से मैं कैश बुक को मेंटेन करती हूँ। वेयर एज इन ए रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट द सेम आइटम आर रिकॉर्डेड इन द समरी फॉर्म। उसको तो मैं क्रोनोलॉजिकल में करती हूँ और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मैं समरी में करती हूँ कि भैया फलाने आदमी ने इतना चंदा दिया, फलाने ने इतना डोनेशन दिया, फलाने ने इतना सब्सक्रिप्शन, इससे मेरे को इतनी एंट्रेंस फीस आई, मैंने यहाँ खर्चा किया। तो एक समरी में प्रदर्शित करता है और एक हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारे को प्रदर्शित करता है, ठीक है?
नेक्स्ट नेक्स्ट वो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट जैसे कैश बुक में बोल रही हूँ तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट क्या होता है? इट इज ए क्लासिफाइड समरी ऑफ सच कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन इन रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे दे पर्टेन टू द करंट प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग पीरियड और कैपिटल और रेवेन्यू नेचर, कि जो हमारा कैश बुक होता है वो कैपिटल एंड रेवेन्यू सॉरी जो हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर बोथ से जहां भी पैसा जिस भी मुद्दे से आया है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए एक जगह कोई हम लोग एनपीओ हमारा एनजीओ चल रहा है, एनजीओ में हमारे को सरकार से सहायता मिली, है ना? तो वो मेरी इनकम हो गई। मेरे को किसी दानदाता समाज सेवी ने किसी ने पैसा दे दिया, वो हो गया। किसी ने मेरे से कह दिया कि मैं इतनी मशीनें आपको दे दूंगा, तो वो कैपिटल नेचर का हो गया ना, मशीनें मेरी। किसी ने कह दिया ये बिल्डिंग आप ले लो, कैपिटल नेचर। जबकि कैश बुक में क्या हम कैपिटल नेचर को काम में लेते हैं क्या? ठीक है, नेक्स्ट, what is basic accounting? What is the basic accounting forward while preparing the receipts and payment account? Cash basis of accounting. जो जैसा कैश बुक बनाते हैं वैसे ही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, बस समरी और उसका अंतर होता है हमारा। Why adjustment for outstanding expenses, prepaid expenses, outstanding subscription, depreciation, etc. are not made while preparing the receipts and payment account? है ना? Because रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बुक ऑफ अकाउंट। जैसा सेम कैश बुक होता है, कहां से पैसा आया कहां गया, सेम वही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, कहां से आया कहां गया। अब एक बात बताओ, ये तो एडजस्टमेंट है, प्रीपेड कैश का मतलब ही नहीं है, आउटस्टैंडिंग कैश का मतलब ही नहीं है, सब्सक्रिप्शन कैश का मतलब ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट 12th नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। व्हाट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉरवर्ड while preparing the income and expenditure account? अक्रूअल बेसिस पे होता है भाई। भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसी ने मेरे से कह दिया मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा, अच्छा दिया नहीं अभी उसने, लेकिन दे तो देगा ना। तो ये हमारा जो कौन सा स्टैंडर्ड काम में आता है यहाँ पर, अक्रूअल मेथड हमारा यहाँ पर काम में आता है। ठीक है, फिर वो कहता है Name any two item given in receipts and payment account which are not considered in income and expenditure. Receipts and payment अलग है, income and expenditure अलग है। तो कह रहा है purchase and sales of assets, क्योंकि जो है कैपिटल नेचर की है मेरी, और डोनेशन ऑफ स्पेशल पर्पस। ठीक है, where will you record the life membership fee while preparing the final account of non? जब मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट बनाती हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट बनाती हूँ, तो कह रहा है लाइफ मेंबरशिप फी को मैं कहां दिखाऊंगी? इट विल बी एडेड टू ए कैपिटल फंड। क्यों भैया? क्योंकि लाइफ मेंबर पूरे जीवन पर्यंत के लिए उसने एक बार, मतलब कैपिटल नेचर की है वो, तो कैपिटल फंड में और लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट दिखाऊंगी। विच value are promoted, which value are promoted by not for non profit organization, social values. State any one value promoted by NPO. Value promoted by NPO is provided service to the society without earning profits. सही है। अब हम लोग आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। हमारे दो दो नंबर के सारे चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के आपके आएंगे उनको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें पहला जो एक बहुत कॉमन सा हमारा एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वर्जन? एक्सप्लेन ब्रीफली सम इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वर्जन। लेखांकन अवधारणा और परंपराओं से, वैसे आपका बीबीए इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम्स में, तो हिंदी वालों के लिए मैंने कुछ कर रखा है। लेखांकन अवधारणा और परंपराओं से आप क्या समझते हैं? कुछ महत्वपूर्ण लेखांकन अवधारणा और परंपराओं को संक्षेप में समझाइए। तो हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट की भी बात करेंगे, अकाउंटिंग कन्वर्जन की भी बात करेंगे, और अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वर्जन कौन-कौन से हैं उनकी भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है भाई। अकाउंटिंग कंसेप्ट फ्रॉम द बेसिक ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। देखिए कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना कि अरे सबके कंसेप्ट अलग 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 होते हैं, आप अपना कंसेप्ट लगाओ, आप अपना कंसेप्ट लगाओ,
है ना? तो कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि खुद की धारणाएँ, इसीलिए हिंदी में लिखा है लेखांकन अवधारणाएँ। लेखांकन अवधारणाओं का क्या है, जब हमने ये अकाउंटिंग कंसेप्ट शुरू हुए तो कुछ ज्ञाता लोगों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए, नहीं देखो ऐसा होना चाहिए, नहीं देखो ऐसा होना चाहिए। तो वो कह रहा है अकाउंटिंग कंसेप्ट फ्रॉम द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस दे है ना एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं जिससे कि हिंदी वालों को समझ में आ जाए। लेखांकन अवधारणाएं लेखांकन प्रक्रियाओं का आधार बनती हैं कि भाई कैसे प्रोसेसिंग होती है लेखांकन की मतलब अकाउंट्स की। वे महत्वपूर्ण हो क्योंकि वो सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय विवरण सुसंगत भाई सबका अगर सब बिजनेस कर रहे हैं सबको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने का एक सेट तरीका तो होना चाहिए जैसे परसेंटेज निकालने का आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम की परसेंटेज निकालने का एक सेट परफॉर्मा तो होना चाहिए ना। इसी तरह से वो कहते हैं ये सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय विवरण सुसंगत और समान तरीके से किए गए हों, जो उन्हें निर्णय लेने के लिए अधिक विश्वसनीय। अब जैसे परसेंटेज अगर राजशाही यूनिवर्सिटी वाले अलग निकालें, भोपाल वाले अलग निकालें, कलकत्ता वाले अलग निकालें, तो सिमेट्री नहीं बैठेगी। सिमेट्री नहीं बैठेगी तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए कहा जाता है कि परसेंटेज निकालने का एक सेट नियम है, ऐसे बिज़नेस को चालू करने के लिए उसका नफा-नुकसान निकालने के लिए एक सेट नियम है जो सबके लिए कॉमन होना चाहिए, जिससे कि लोग उसके ऊपर विश्वास कर सकें और वो सबके लिए उपयोगी हो। कई अलग-अलग लेखांकन अवधारणाएँ हैं, वे लगातार विकसित हो रही हैं क्योंकि नए लेखांकन मानदंड विकसित और अपनाए जाते हैं। सही बात है, ये थोड़ी है कि जो एक सेट बन गया भई हमें तो लकीर के फ़कीर बन के चलना है, इसी अवधारणा पे चलना है, नहीं, जैसे-जैसे नयापन आएगा उसको हम अगर वो सेट हुआ, सही है, तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। हालाँकि मूल अवधारणाएँ लेखांकन की नींव बनी हुई है और वित्तीय लेन-देन को रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने के साथ-साथ सटीक और जानकारी वित्तीय विवरण कैसे तैयार किए जाते हैं, इस पर मार्ग प्रदर्शित करती है। इन द सेंस ऑफ कुल मिलाकर अकाउंटिंग कांसेप्ट का मतलब ये हो गया कि किसी हमारे पूर्वजों ने पहले किसी ने कोई सेट नियम बना दिया कि भैया ऐसे हमें काम करना है, तो अब जितने भी लोग-बाग अपना व्यापार चला रहे हैं, वो अपने अकाउंट्स मेंटेन जब करेंगे, वो उन्हीं अवधारणाओं, उन्हीं कांसेप्टों के आधार पर अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, जिससे उसको अपना व्यापार का सही नियम का पता चले कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस वो कमा रहा है। ठीक है? इसमें मैंने वही चीजें लिख रखी हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट फ्रॉम द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस दे आर द क्वेश्चन ऑफ द दे एंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर इन द कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैनर व्हिच मेक्स देम मोर रिलायबल एंड यूजफुल फॉर डिसीजन मेकर दे आर मेनली डिफरेंस अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड तो वही सेम चीज बात दे रखी है। नेक्स्ट दोबारा वही आता है लेखांकन अवधारणा क्या है लेखांकन अवधारणा मौलिक विचार भैया मेरे क्या विचार हैं आपके क्या विचार हैं आपके क्या विचार हैं सबके अलग अलग विचार थे सबके अलग अलग धारणाएं थी लेकिन फिर हमने उन सबको कॉप अप करके इकट्ठा कर और एक बेसिक हमने नियम निकाल लिया कि व्यापार हमारा इस बेसिक नियम से चलेगा। तो वो कह रहा है मौलिक विचार धारणाएं और स्थितियां हैं जो लेखांकन प्रक्रिया को रेखांकित करती हैं। वे वित्तीय लेन-देन और जानकारी की रिकॉर्ड रिपोर्टिंग और व्याख्या के लिए एक रूपता प्रदान करती है, सिमेट्री प्रदान करती है हमारी अकाउंटिंग कांसेप्ट। लेखांकन अवधारणा है मतलब अकाउंटिंग कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ये है सुनिश्चित करती हैं कि वित्तीय विवरण सिमेट्री में है, समान है सबके और उनके जो निर्णय लिए जाएँगे वो अधिक विश्वसनीय और उपयोगिता होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये वही है मैंने आपके लिए देखो ये नोट्स सारे तैयार कर रखे हैं तो आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि अकाउंटिंग कांसेप्ट जो है हमारे कितने प्रकार के अकाउंटिंग कांसेप्ट होते हैं। तो ये मेनली हमारे अकाउंटिंग कांसेप्ट हैं। कौन-कौन से मैं इसके भी नोट्स आपको दे दूँगी। द बिज़नेस एंटिटी कांसेप्ट बिज़नेस एंटिटी कांसेप्ट हमें ये समझाता है कि बिज़नेस एंटिटी कांसेप्ट कि एक बिज़नेसमैन जो होता है उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी प्रोफेशनल लाइफ अलग-अलग होती है। अगर वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर देगा, तो वो इन जो व्यापारी है, वो ना घर का रहेगा, ना घाट का। उसको यही नहीं पता चलेगा कि व्यापार में मैं कितना कमा रहा हूँ, कितना लगा दिया, कितना मेरे को अर्न हो रहा है या कितना मेरे को लॉस बियरिंग हो रहा है। तो हमेशा व्यापारी का एक नियम होता है और वो नियम कहाँ से आया? इन कांसेप्ट के द्वारा। हमने थोड़ी बनाया वो, पूर्वजों ने बनाए हुए हैं वो हमारे कि बिज़नेस एंटिटी कांसेप्ट क्या होता है? मैं चलिए इसके लिए आपको दिखा ही देती हूँ एक बार। ये बिज़नेस एंटिटी कांसेप्ट के बारे में है।
है ना? बिज़नेस देखिए अब जो मैंने बताया उसके बारे में बताना है, व्यवसायिक इकाई की अवधारणा बताती है कि एक व्यवसाय अपने मौलिक से एक अलग इकाई है ना? पर्सनल और प्रोफ़ेशनल अलग। इसका मतलब ये है कि व्यवसाय की अपनी संपत्ति, देनदारियाँ और इक्विटी हैं। भई मेरे व्यापार की अलग से लायबिलिटी है, अलग से उसमें असेट्स हैं, अलग से इक्विटी है, जो मालिक की व्यक्तिगत संपत्तियों और देनदारियों और इक्विटी से अलग होती है। व्यवसाय इकाई की अवधारणा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अकाउंटेंट को मालिकों के व्यक्तिगत वित्तीय प्रदर्शन से अलग व्यवसाय के वित्तीय प्रदर्शन को ट्रैक करने की अनुमति देता है कि नहीं भैया पर्सनल ऐसा नहीं कि आप अपनी दुकान आप मालिक हो दुकान के और आपको घर में चीनी की जरूरत पड़ गई तो दुकान से 1 किलो चीनी ऐसे ही उठा के ले जाओ नहीं आप इस समय अपने आप को ग्राहक मानो चीनी का पैसा वहां पर दो 60 रुपए और चीनी 1 किलो उठा के ले जाओ तब वो बिजनेस अलग है और आपका पर्सनल लाइफ अलग है अगर आपने ये सोचा अरे मैं ही तो मालिक हूँ यार क्या फर्क पड़ता है और मैं तो 1 किलो चीनी मेरे उठा के ले जाता हूँ तो सोच के देखो आप अब कितने किलो चीनी पर लाभ कमाओगे? 1 किलो कम हो गई क्योंकि वो तो आपके घर में गई। इस जानकारी का उपयोग मालिकों द्वारा सूचित व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए किया जाता है और लेनदारों और निवेशकों द्वारा व्यवसाय की वित्तीय जोखिम का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसको बोलते हैं द बिज़नेस एंटिटी कांसेप्ट, ठीक है? दूसरा कांसेप्ट आया द गोइंग कंसर्न कांसेप्ट। अब नाम से समझ में आ रहा है द गोइंग मतलब हमारा व्यापार कोई हमने शॉर्ट टर्म के लिए चालू किया है क्या? लंबे समय तक चलेगा वो। तो व्यापार को चालू रखने की अवधारणा, चालू संस्था की अवधारणा ये मानती है कि निकट भविष्य में भी कोई व्यवसाय चालू रहेगा। ये नहीं कि आज चालू किया है कल बंद करने के लिए। ये हजारों वर्ष ये म मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते-पोती हैं, ये सब चलाएँगे। तो चालू अवधारणा कहलाता है। इसका मतलब ये है कि लेखाकार संपत्तियों और देनदारियों को उनके उचित बाजार मूल्य के बजाय उनकी ऐतिहासिक लागत पर रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हमने जब भी तो अपन कहते हैं कि बिल्डिंग हमने खरीदी थी तो साहब 10 लाख में आज इसकी कीमत हो गई 1 करोड़ तो हमने ये मुनाफा 10 लाख लिखा तभी तो पता चला कि 90 लाख का मुझे फायदा हुआ है इस चीज में गोइंग कंसर्न अवधारणा महत्वपूर्ण हो क्योंकि अकाउंटेंट को वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देती है जो समग्र रूप से व्यवसाय को मूल्य को सटीक रूप से दर्शाती है या है ना तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि व्यापार मैंने छोटे समय के लिए चालू नहीं किया लंबे समय के लिए चालू किया और उसी के अनुसार मेरे को इसको चलाना है तीसरी अवधारणा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट धन माप कहता है धन माप अवधारणा में कहा गया है कि लेखांकन रिकॉर्ड में केवल उन लेन-देन और घटनाओं को दर्ज किया जाना चाहिए जिन्हें मौद्रिक संदर्भ में माना जा सकता है। भाई उसका नाम ही मनी मेजरमेंट है। मैं वो सपने देख रही हूँ कि मेरे पास में इतना पैसा आ जाएगा। अरे भैया आ जाएगा, आया तो नहीं है ना, आप फाइनल अकाउंट तो इस साल का मेंटेन कर रहे हो ना, तो हमारे को कौन सा कांसेप्ट काम में लेना चाहिए? मनी मेजरमेंट कांसेप्ट हमारे काम में लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि गुणात्मक कारक जैसे कर्मचारी संतुष्टि और ग्राहक वफादारी लेखांकन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए जाना चाहिए। एक बात बताओ, किसी की जो गुडविल है, क्या उसका मेज़रमेंट है क्या? वैसे होता है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन इसने क्या बोला अभी आपको? इसका मतलब ये है कि गुणात्मक कारक, मैं मेरे बिज़नेस में कितना नफ़ा-नुकसान हुआ है, इसको मॉनेटरी रूप में देख सकती हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकती कि साहब फलाना आदमी मेरा बड़ा ईमानदार है, तो इसका भी मैं कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती इसको मैं। हाँ, ठीक है, आजकल ह्यूमन को भी एसेट्स कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके पास में अच्छे कर्मचारी नहीं हैं, तो आपका वो व्यापार ग्रो नहीं करेगा। तो आप उनको मोटिवेट करने के लिए, अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए, आप उनको बोनस के रूप में अलग से पैसा, अलग से बेनिफिट्स, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दे सकते हो। लेकिन उसको अपन इसमें इस तरह से नहीं दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है द मनी मेजरमेंट हो गया। फिर तीसरा आया मेरा द अकाउंटिंग पीरियड कांसेप्ट। भई आपने व्यापार चालू किया है, जैसे मैं तो आपका एग्ज़ाम्पल लेके बात करती हूँ। अगर मान लो ये एग्ज़ाम की सुविधा नहीं होती मार्केट में, एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं होता, तो बच्चे पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कोई अंत ही नहीं है कि साहब वो पढ़ लिख के कब तैयार होंगे, कब उनमें नॉलेज आएगी, कब वो नौकरी करेंगे और कब वो अपने लाइफ में ग्रो करेंगे। तो एक सिस्टम बना दिया ना कि आप 1 साल पढ़ोगे, एग्ज़ाम दोगे। अब जैसे सेमेस्टर सिस्टम आ गया, 6 महीने पढ़े, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर पढ़े, सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके। अगर मान लीजिए ये टाइम पीरियड नहीं होता, इच्छा आती जैसे आदि काल में हुआ करता था, इच्छा आई तब ले लिया, इच्छा आई तब एग्ज़ाम नहीं लिया, ऐसे काम थोड़ी चलता है। तो वो कहता है द अकाउंटिंग पीरियड कांसेप्ट का मतलब हमें अपने व्यापार का साल दर साल, एक-एक साल का या अगर किसी का सिस्टम 6-6 महीने का है मतलब इट्स डिपेंड ऑन द ओनर सिचुएशन
कि वो भैया अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना चाहता है, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, जैसे वो करना चाहता है, लेकिन एक निश्चित समय होना चाहिए हमारे पास में। इसको बोलता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नेक्स्ट है अकाउंटिंग, ये आ गया आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आ गया। नेक्स्ट है आपका द अक्रूअल बेसिस ऑफ कंसेप्ट। अक्रूअल बेसिस का मतलब जैसे मैंने अभी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग बताया था कि आपने दिया नहीं है लेकिन देना तो है ना, लिया नहीं है लेकिन देना तो है। तो जब भी हमारा कैश उपार्जित स्थिति में आ जाएगा उसे हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है, ये अक्रूअल बेसिस है। द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब ये हो गया, राजस्व पहचान सिद्धांत कहता है कि राजस्व को तब पहचाना जाना चाहिए जब वो अर्जित किया जाए, ना कि नगद प्राप्ति की जाए, ठीक है। फिर से राजस्व को तब पहचाना जाना चाहिए जब वह अर्जित किया जाता है, ना कि जब जब वो, जैसे मान लो मैंने किसी को 1 किलो चीनी बेची, 60 रुपए किलो चीनी थी, तो चीनी में उसने मेरे से कहा कि साहब मैं ना अभी मेरे पास में 50 रुपए, तो आप 50 रुपए ले लो, जबकि वो हकीकत उस चीनी 60 रुपए पे है, मान लो मैं 5 रुपए कमाती हूँ। तो राजस्व का मतलब क्या हो गया? रेवेन्यू। रेवेन्यू तो मेरे को जब मिलेगा ना जब पूरे 60 रुपए आ जाएंगे। अब वो मुझे 50 रुपए दे के गया, कल को क्या भरोसा 10 रुपए दे नहीं दे। तो कैश रिसीव्ड से मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन नहीं होती है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन जब होती है जब असल में मैं इनकम जनरेट करती हूँ। द रेवेन्यू, द मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? मिलान सिद्धांत कहता है कि खर्चों का उनके द्वारा उत्पन्न राजस्व से मिलान, मतलब मैं खर्चा ऐसा तो नहीं है कि कमा तो 10 रुपए रही हूँ और खर्चा 12 रुपए कर रही हूँ, नहीं। तो इसको बोलते हैं हम मैचिंग प्रिंसिपल। द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब ये हो गया कि एक व्यापारी जो होता है वो उसको अपने अकाउंट्स को सबको डिस्क्लोज दिखाने चाहिए। क्यों दिखाने चाहिए? अगर वो ईमानदारी से नहीं दिखाएगा तो इन्वेस्टर कौन इन्वेस्टमेंट उसके यहाँ पर आके करेगा, या गवर्नमेंट उसको छोड़ देगी क्या, या गवर्नमेंट उसको, मतलब इसलिए उसको डिस्क्लोज करना चाहिए जिससे कि क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सब उनसे सेटिस्फाइड हो पाए। ये हमारा फुल डिस्क्लोजर हो गया। द ड्यूअलिटी कंसेप्ट। ड्यूअलिटी कंसेप्ट डेबिट और क्रेडिट, डुअल, है ना, कौन से हमारे अकाउंट्स कौन से डुअल कंसेप्ट पे हमारे काम करती है कि जितना डेबिट होगा उतना ही हमारा क्रेडिट होगा। द मैटेरियलिटी कंसेप्ट। मैटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि the Medley concept state that only transaction and events that the significance enough to affect the decision of financial statement, जो चीज मैटर करता है, मैटर से मेटरिटी कंसेप्ट बना है कि वो ही हमारी रिकॉर्ड होनी चाहिए, जो मैटर नहीं करता उसको रिकॉर्ड नहीं करो, खाली पन्ने ना भरो। द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? हिस्टोरिकल कंसेप्ट हमारा कहता है, द हिस्टोरिकल कंसेप्ट स्टेट दैट द असेट शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो मैंने अभी पहले बताया था आपको, विच इज द अमाउंट दैट वाज पेड टू, ठीक है ना। द हिस्टोरिकल कंसेप्ट हमारा हो गया। अब आता है हमारा कन्वेंशन के ऊपर आते हैं हम लोग। अब किसके ऊपर आएंगे हम लोग? देखिए ये आ गया आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन। एक था कंसेप्ट, एक है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन। लेखांकन संबंधी नियम और अलिखित दिशा निर्देश आमतौर पर अपनाए जाने का तरीका है। कन्वेंशन क्या होता है? कन्वर्जन बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं। क्या होता है कन्वेंशन? लेखांकन संबंधी नियम होते हैं। एक तो हो गया प्रिंसिपल। अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब तो कि प्रिंसिपल बना दिए उन्होंने, सिद्धांत बना दिए। एक होता है उन्होंने नियम बना लिए, जो अलिखित दिशा निर्देश आमतौर पर अपनाए जाने वाले तरीके हैं जिनका पालन लेखाकार वित्तीय विवरण तैयार करते समय करते हैं। इनका उद्देश्य औपचारिक लेखांकन मानकों को विशिष्ट निर्देशों में कमी होने पर एकरूपता, स्पष्टता। अच्छा, कन्वर्शन कौन कौन से हैं? रूढ़िवादिता, विवेक की परंपरा, यह सुरक्षित रहने की नीति बताती है। कन्वेंशन, कन्वर्जन कि अनिश्चितता की स्थिति में लेखाकारों को सभी संभावित हानियों और खर्चों का अनुमान लगाना चाहिए, लेकिन लाभ लाभ तभी दर्ज करना चाहिए जब वास्तव में प्राप्त हो। ऐसे एक रूपता का नियम है, पूर्ण प्रकटीकरण का नियम है, महत्व का नियम है। देखो ये आ गया कन्वेंशन। कन्वर्जन बोल दो, कन्वेंशन बोल दो, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वर्जन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, मेटेरियलिटी, ये हमारा कन्वेंशन आ गया। तो इसके मैं आपको जो नोट्स हैं ये मैं आपको अभी शेयर कर देती हूँ थोड़ी सी देर में।
ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ, देख लीजिएगा आप इनको। तो पहला क्वेश्चन हमारा बड़ा कॉमन सा बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वर्जन, एक्सप्लेन ब्रीफली सम इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वर्जन। ठीक है, बहुत शॉर्टली मैं आपको बताती हूँ, कंसेप्ट समझ में आ गया तो आगे का तो आप लिख लोगे, तो बहुत शॉर्टली। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। देखो, बुक कीपिंग क्या होता है, बुक्स को कीप करना, मतलब बुक्स को रखना। कौन सी बुक्स को, जो मैंने जैसे ही अपना ट्रांजेक्शन हुई है उन ट्रांजेक्शन्स को मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बुक में रिकॉर्ड किया, इट इज जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, इसी दौरान हमारी सब्सिडरी बुक, कैश बुक, और उसके बाद में हमारा फाइनल अकाउंट। तो ये सारे रिकॉर्ड्स को रखना तो हमारा क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। और अकाउंट्स क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। अकाउंट्स में कौन कौन से होते हैं, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट। तो इसको डीपली हमें पढ़ना है, ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट बताया है मैंने अभी आपको। नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला, व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटिंग इक्वेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग कैसे, एक छोटा सा हम लोग कैसे बनाएंगे भैया, है ना। मान लीजिए, देखिए पहले इसको मैं रिमूव करके एक चीज बताती हूँ पहले आपको। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं हम लोग, ये असेट्स, ये लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में यहाँ कैपिटल, और उसके बाद में आपकी यहाँ करंट और वो वाली। तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है ना, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है। तो यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है कि हमने क्या किया अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम पर, कि हमारी असेट्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में कैश है 2 लाख रुपए, तो कैश किस में, असेट में, मैंने लिख दिया 2 लाख रुपए असेट में। मान लीजिए उसके बाद में मैंने फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर। अब फर्नीचर खरीदा तो कैश कम हुआ, मान लो मैंने 20,000, शिफ्ट करती हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपसे कह रही थी कि 2 लाख रुपए का मेरे पास में कैश था, मैंने फर्नीचर खरीदा, तो असेट वाला पोर्शन है ना, मान लो 10,000 रुपए का मैंने फर्नीचर खरीदा, तो ये हो गया आपका 2,10,000। लेकिन कैश भी तो गया -10,000, तो वो के वही अपना तो 2 लाख की असेट हो गई ना, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस हमारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चौथे नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। व्हाट आर द डिफरेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ कैश बुक। देखो, सिंगल हमारी सिंगल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर डबल कॉलम कैश बुक, फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और फिर पैटी कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक जो होती है हमारी कैसी होती है, लेजर की तरह। कैसी होती है, लेजर की तरह। ऊपर लिखा मैंने कैश बुक, है ना, और पर्टिकुलर अमाउंट, ये मेरी कौन सी है, सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक की। तो डबल कॉलम कैश बुक कौन सी हुई मेरी, ये डबल कॉलम हो गए। ठीक है, वही पर्टिकुलर और अमाउंट में, एक कैश, कल मैंने आपको कैश बुक वाले चैप्टर में बताया था, एक बैंक, ये मेरी डबल कॉलम। इधर भी कैश और बैंक, जब मैंने आपको कॉन्ट्रेंट ही बताई थी ना तब बताया था। तो ये डबल कॉलम हो गए ना, ये डबल कॉलम कैश बुक, इसमें कैश और बैंक से संबंधित एंट्रियां होंगी। ठीक है, तीसरा हमारा होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम में कितने कॉलम होते हैं, 1 2 3, 1 2 3, कैश, बैंक, डिस्काउंट अलाउड, कैश, बैंक, डिस्काउंट, रिसीव। 3 कॉलम, 1 2 3, 1 2, ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो गई। एक होती है हमारी पैटी कैश बुक, कल बताया था पैटी कैश बुक क्या होती है। उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, क्योंकि पैटी एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, चाय का खर्चा पैटी, न्यूज़पेपर पैटी, मैगजीन्स पैटी, तो है ना, किराया भाड़ा फेयर पैटी, कार्टेज पैटी, स्टेशनरी पैटी। तो एक मैं स्टेशनरी का बनाऊंगी, एक कार्टेज का बनाऊंगी, एक रेंट का बनाऊंगी, एक फेयर का बनाऊंगी, एक है ना मिसलेनियस का बनाऊंगी, और ये पर्टिकुलर हो जाएगा, ये अपना हमारी पैटी कैश बुक हो गई। ठीक है, तो कितने प्रकार की कैश बुक होती है हमारी, 4 प्रकार की कैश बुक होती है।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज जर्नल? बताया था मैंने आपको। एक्सप्लेन द कॉमन जर्नल एंट्रीज विद सुटेबल एग्जांपल। राम अकाउंट डेबिट टू कैश, राम को पेमेंट किया। गुड्स परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है। डिफाइन डेप्रिसिएशन, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड। बहुत सारे मेथड होते हैं, मैंने डेप्रिसिएशन के लिए अलग से वीडियो बना रखा है, उसको देखिएगा आप लोग। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू सॉरी रिजर्व एंड प्रोविजंस, आल्सो एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग रिजर्व एंड प्रोविजन। चलिए ये एक अच्छा टॉपिक है रिजर्व एंड प्रोविजंस का। रिजर्व एंड प्रोविजन क्या होते हैं? गाड़ी में जब हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं और जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो रिजर्व के लिए वो ब्लिंक करती है। इसका मतलब इमरजेंसी में वो पेट्रोल हमारा हमारा काम देता है और वो ये इंडिकेट करता है कि भैया गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, दोबारा इसको फिल करवा लो। वो रिजर्व है हमारा। ठीक है। इसी तरह से व्यापार जब हमारा चलता है तो कुछ पैसा व्यापारी उठाकर रिजर्व में रख देता है कि बुरे वक्त में ये पैसा काम आएगा हमारे पास में। ठीक है। ये हो गया रिजर्व भी और प्रोविजन भी, एक तरह से यही चीजें हैं। लेकिन अंतर कहां आता है, क्योंकि उसने डिफरेंस पूछा है, तो अंतर कहां आता है हमारा रिजर्व एंड प्रोविजन में, देखते हैं। देखिए, आपने एक रिजर्व, एक प्रोविजन, सॉरी एक प्रोविजन, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व है, कंपनसेशन, कंपनसेशन रिजर्व है, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, है ना। आप प्रोविजन बनाते ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डाउटफुल डेब्ट्स। तो दोनों में अंतर क्या है, रिजर्व क्या और प्रोविजन क्या? ये हमें हर हाल में बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई असेट कंटिन्यूअसली यूज में ली है तो डेप्रिशिएट तो होगी होगी, और अगर डेप्रिशिएट होगी तो उस हानि की भरपाई भी करनी है मेरे को। अगर डेप्रिशिएट हुई तो उस हानि की भरपाई भी करनी है मेरे को। तो ये हमारा हो गया, मतलब चाहे, एक सेकेंड, आपने चाहे प्रॉफिट कमाया हो, आपने चाहे प्रॉफिट कमाया हो, ये रहा है ना, आपने चाहे प्रॉफिट कमाया हो और चाहे आपको नुकसान हुआ हो, रिजर्व तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से बनाया जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम होगी तब मैं कुछ उठा के रखूंगी। जबकि, है ना, तो रिजर्व तो किस में से बनता है, सिर्फ प्रॉफिट में से बनता है ये रिजर्व। और जबकि प्रोविजन जो होता है, प्रोविजन, वो आइदर द बिजनेसमैन गेटिंग द प्रॉफिट और बियरिंग द लॉस, इन द बोथ कंडीशन वी हैव टू मेंटेन द प्रोविजन। समझ में आई? फिर से बताती हूं मैं आपको, दो तीन बातें बोल रही हूं, उनको ध्यान रखिएगा आप लोग, उसी पे आप लोग जो है एग्जाम में लिखी आओगे आप लोग। कहता है रिजर्व जो है वो सिर्फ प्रॉफिट में से बनता है, जबकि प्रोविजन जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस इन द बोथ कंडीशन में से बनता है। क्यों भैया? रिजर्व का मतलब कुछ उठा के रखना। पहले हमारे को अगर प्रॉफिट हो रहा होगा और एक्स्ट्रा पैसा बच रहा होगा तभी तो मैं रिजर्व का निर्माण कर रही हूं। जबकि प्रोविजन जो है वो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, भैया असेट है, डेप्रिशिएट होएगी तो उसको मेरे को दोबारा रिन्यूएबल करवाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेटर हैं तो बैड डेब्ट्स भी हो सकता है, और अगर बैड डेब्ट्स हो सकता है तो मुझे उसका प्रोविजन का निर्माण करके रखना पड़ेगा। इन द सेंस ऑफ इन द बोथ कंडीशन आइदर प्रॉफिट एंड लॉस वी हैव टू मेंटेन द प्रोविजन। अब आप कहोगे मैडम लॉस में से कैसे करेंगे, भैया कैपिटल में से करेंगे, तो और इसमें सिर्फ प्रॉफिट में से हम लोग करेंगे। तो ये हमारा जो होता है मेन रीजन होता है हमारा। ठीक है। फिर आता है व्हाट इज बीआरएस। बीआरएस के लिए कल मैंने आपको बताया था, व्हाई इज प्रिपेयर्ड ये भी बताया था। आल्सो एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ बीआरएस एंड इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ द बीआरएस। हाँ जी, वेरियस मेथड्स के बारे में मैं आपको बात कर देती हूँ बीआरएस का जरा। बीआरएस, ओके,
बीआरएस का। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ये हमारे वेरियस मेथड है। इसका रिजल्ट क्या आएगा? डेबिट की जगह क्रेडिट, बैलेंस ऑफ कैश बुक की जगह पासबुक, क्रेडिट की जगह डेबिट, कैश बुक की जगह पासबुक, डेबिट की जगह क्रेडिट, पासबुक की जगह कैश बुक, और क्रेडिट की जगह डेबिट और पासबुक की जगह कैश बुक। ये मैंने आपको बताया था कई टाइम पे आपको, ठीक है। मैंने एरर्स अभी आपको बताया था, एरर्स के बारे में हमारी बातचीत हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए, जो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग करते हैं तो उसमें जर्नल का क्वेश्चन आ सकता है, लेजर का आ सकता है, ट्रायल बैलेंस का आ सकता है, डेप्रिसिएशन का आ सकता है, बीआरएस का आ सकता है, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का आ सकता है, एनपीओ और डबल कॉलम ट्रिपल कैश बुक आ सकती है। होपफुली स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैंने पास होने का जुगाड़ आज आप लोगों को बताया। लास्ट में पास होने का जुगाड़ में एक चीज और बोलना चाह रही हूँ, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, कल भी बताया था आज फिर बता रही हूँ, 100 मार्क्स का पेपर है। इसके दो पार्ट्स हैं आपके, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 और 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80। ये वाला पोर्शन आप लोग, जो मैंने क्वेश्चन आंसर आपको दे रखे हैं, उनको रट लीजिएगा। जो मैंने कंसेप्चुअली ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है, इसको कई बार सुन के आप इसके कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। तो पास होने के लिए तो एक इसने पिलर तो ये खड़ा कर दिया इस वाले पोर्शन ने। अब इस वाले पोर्शन की हम बात करते हैं, 4 क्वेश्चंस की जो 20 मार्क्स के हैं। इनके आंसर आप 2-3 लाइंस में लिखेंगे। इनके आंसर जो आपको करने हैं, अगर थ्योरी कर रहे हो तो 7-8 पेजेस में कर रहे हैं आप। इसका मैटर जो है मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं कि कहां से इसको करना है हमारे को। मेरी बुक में बहुत इजी लैंग्वेज लिखी हुई है, उसको रिकमेंड कीजिएगा। कंसेप्ट मैंने इस वीडियो में आपके क्लियर करवा चुकी हूं मैं आप लोगों को। तो आप लोग जो है इसको बस ये ध्यान रखना कि हमें जो 100 मार्क्स का पेपर है वो पूरा करके आना है, कंप्लीट करके आना है। अगर आपने 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स का ही पेपर करके आए तो आपने एग्जामिनर के हाथ कट गए कि वो कहां नंबर आपको देगा। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में जाते जाते प्लीज इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।